Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम वेपर प्रेशर में रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ की बात करेंगे। हम आज ये बात करेंगे कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड सो ऑन। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा आज। तो लिखते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। अब इसके बारे में साइंटिफिकली बात करने से पहले हम एक चीज़ देखें। मान लो हमारे घर में कहीं पर हमने पानी बिखेर दिया, ठीक है, दिस इज़ वाटर। पानी बिखेर दिया, सुबह मान लो कहीं पर कुछ भी काम करते समय पानी गिर गया और उसके बाद हम क्या देखते हैं, शाम में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं वो जगह सूखी पड़ी है, पानी वहाँ है ही नहीं। जबकि हम पानी को गर्म भी नहीं कर रहे, पानी को बॉयल करना पड़ेगा तब तो वो इवेपोरेट होगा। वेपराइजेशन का प्रोसेस हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइजेशन होता है, लेकिन उससे कम पर इवेपोरेशन होता है। ये भी हम जानते हैं, हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन इज़ द पॉइंट वेयर लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पानी क्या होगा, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट हो गया और वहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला, जबकि हमने इसे गर्म भी नहीं किया, सिर्फ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ये वेपराइज हो गया। तो ये जो वेपर है, इसके जो वेपर बने, यही से कॉन्सेप्ट ईजाद हुआ वेपर प्रेशर का। कि अगर मान लो हमने एक बीकर लिया, एक बीकर लेते हैं हम और उस बीकर में हम लिक्विड रखते हैं। मान लो ये लिक्विड है और ये लिक्विड का लेवल है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिक्विड का जो लेवल है वो कम हो गया है। इतना भी कम नहीं हुआ, हम इतना लेवल रखते हैं अभी। इससे क्या पता चल रहा है कि जो लेवल था उसमें डिक्रीमेंट आई। मान लो सुबह से लेके या 2 दिन छोड़ दिया हमने इसे, गर्मी का मौसम है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। आप देखते हो हम गर्मियों में गांव में कुएं वगैरह सूख जाते हैं, बिल्कुल यही रीज़न है इसका कि जो लिक्विड इसके अंदर है वो वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब अगर हम क्या करें कि ये तो सिनेरियो हो गया ओपन का, ओपन कंटेनर है ये दोनों, दीज आर ओपन कंटेनर। लेकिन अगर हम इसको क्लोज कर दें, क्लोज कंटेनर अगर हम लगा दें तो हम देखेंगे कि कंटेनर पे जो ऊपर, जैसे कि हम मान लो गैस के प्रेशर कुकर के ऊपर हाथ रखते हैं तो उसकी जो स्टीम हमारे हाथ पे पड़ती है वो तो बाहर नहीं निकल पाती है, वहाँ से हाथ से वहाँ कंडेंस होकर वापस वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ हम क्या करें कि एक सिनेरियो कंसिडर करें जिसमें हम इसे ढक दें और अब इसके अंदर लिक्विड डाला हमने। अब लिक्विड डाला और टेम्परेचर बाहर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू होगा। तो लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे और जाकर ऊपर टकराएंगे। जब टकराएंगे ऊपर तो वहाँ से ये पूरा का पूरा जो एरिया, ये कंटेनर में जो खाली जगह, ये पूरा का पूरा प्रेशर वेपर से भर जाएगी और वेपर तब प्रेशर लगाना शुरू करेगा। कब लगाना शुरू करेगा, जब ये देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेपर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाने पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स या जितने एटम्स वेपर में कन्वर्ट होंगे वो सारे के सारे वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से कंडेंस होके यहाँ से वापस वो लिक्विफिकेशन की ओर बढ़ने लगेंगे। और इस प्रोसेस में जब वेपर, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस बिल्कुल स्टेडी हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस ने, ये जो लिक्विड है अंदर, इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। और इसी पॉइंट पर, इसी इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर जब वेपर लिक्विड पर या फिर आसपास के सिलेंडर के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ और वेपर जब यहाँ बहुत सारे जमा हो गए वेपर के मॉलिक्यूल्स, वो वापस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। इस कंडीशन में क्या हुआ, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ये एक पूरा का पूरा चेन बन गया, ये एक साइकिल बन गया। और ये पोजीशन क्या कहलाई, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इस पोजीशन पे
जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, इसको हम स्टेटमेंट में लिखें, इट इज द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid या solution at a particular temperature। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब लिक्विड और वेपर के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, एक ऐसी चेन बन जाए कि लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड एक स्टेडी रेट में आना शुरू हो जाए, उस केस में वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल पर, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए? तो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, जितने वेपर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मिलेंगे उसका लिक्विड के, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हम लिख दें? एस्केपिंग टेंडेंसी के। कितने मॉलिक्यूल्स, कितने वेपर के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर पा रहे हैं, वही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने में केपेबल होंगे। तो हम लिखें वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्केपिंग टेंडेंसी। ये तो हो गई वेपर प्रेशर की बात कि वेपर प्रेशर होता क्या है। लिक्विड रख दिया हमने, पानी रख दिया एक, जैसे कि देखो ये बॉटल है, इस बॉटल में मैंने पानी रखा हुआ है अभी इतना। अब ये इसे अगर मैं बंद कर दूं तो इसमें इस वाटर के टेम्परेचर, अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन मान लो गर्मी होती तो ये टेम्परेचर, ये क्या होता है, इवेपोरेशन की तरफ बढ़ता है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के वेपर इसके अंदर आते, और वाटर मॉलिक्यूल के वेपर क्या करते, इस पर और इस चारों तरफ के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते, और उसे ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तब कब कहते? तब जबकि वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है कि वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर एक बार में इंटर कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है उनका, तभी हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको? आप इसे कॉपी करें और फिर हम बढ़ते हैं रॉल्ड्स लॉ की तरफ, जो कि वेपर प्रेशर से रिलेटेड है डायरेक्टली। तो अब हम बात करते हैं रॉल्ड्स लॉ की। रॉल्ड्स लॉ ने जो लॉ दिया उसमें उन्होंने बात करी कि एक सॉल्यूशन लिया हमने जिसमें दो सब्सटेंस लिए, दो कंपोनेंट्स लिए। अब दो कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वॉलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉलेटाइल के लिए हम लिखेंगे कैन बी ईजिली इवेपोरेटेड, और ये लिखेंगे नॉट इवेपोरेटेड। ये इवेपोरेट नहीं हो सकता, नॉट से अच्छा कैन नॉट लिख दें। इवेपोरेट नहीं हो सकता और ये इवेपोरेट हो सकता है। जैसे पानी में हम इथेनॉल मिला दें, पानी में हम बेंजीन मिला दें, बेंजीन में इथेनॉल मिला दें, फिनॉल मिला दें, वगैरह वगैरह, लिक्विड से लिक्विड मिला, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस हुए। पानी में हम नमक मिला दें तो नमक सॉलिड है तो वो नॉन वॉलेटाइल है। ऑब्वियसली सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होता है, लिक्विड और गैस वॉलेटाइल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रॉल्ड्स लॉ की। तो रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, एक बीकर लिया हमने, चलो हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। एक बीकर लिया, इसे ढक देते हैं और इसमें दो तरह के लिक्विड हम रख रहे हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स लिए और एक सॉल्यूशन बनाया, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो हमने भी दो ले लिए, एक ब्लैक और एक ब्लू लिक्विड ले लिए। अब क्या होगा, जब ये बंद है तो दोनों के दोनों अपना अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो ये ब्लैक के भी लिक्विड वेपर बनेंगे और ब्लू के भी लिक्विड वेपर बनेंगे। तो ब्लैक के लिक्विड वेपर, पहले तो ब्लू बना दें हम, मान लो ऐसे,
छोड़ो, यहाँ बनाते हैं, और ब्लू के, ब्लैक के, कंफ्यूजन हो रही है ब्लू और ब्लैक में, कलर में क्या रखा है, भावनाओं को समझें। तो इन दोनों के वाटर वेपर यहाँ पर है। अब रॉल्स लॉ कहता है, रॉल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो कितना लग रहा होगा एक्चुअली में। तो उन्होंने कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है एक कलर के, ये ब्लू कलर को हम कंसीडर करें, तो इसके जो वेपर प्रेशर बन रहे होंगे इसके मॉलिक्यूल की वजह से, वो मॉलिक्यूल उतना ही वेपर प्रेशर बना पा रहे होंगे जितना कि मोल फ्रैक्शन उनका इसमें है। जितने मोल्स इस सॉल्यूशन में उन्होंने डिसॉल्व किया उतना ही वेपर प्रेशर वो एग्जर्ट कर पा रहे होंगे। कहने की बात कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, यही बात उन्होंने कही है साधारण शब्दों में। तो हम क्या लिखें कि इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, या वॉलेटाइल लिख दें, वॉलेटाइल components, the partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। अब हमने दो लिक्विड, दो कंपोनेंट यहाँ पर लिए हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम क्या करें, मान लेते हैं लेट मोल्स ऑफ ए, हम मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी का सॉल्यूशन बनाया है हमने, ए प्लस बी का। तो ए, इसे हम कह देते हैं सॉल्यूट, ये मान लेते हैं x1, वैसे तो eta1 या eta a लिखते हैं बेहतर होगा, और मोल्स ऑफ बी यानी कि सॉल्वेंट। बाहर बारिश हो रही है, अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी गर्मी कभी बरसात। अब फिर से करें, लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू P1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू P2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमने मान लिया P1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मान लिया हमने P2। अब यहाँ से रॉल्स लॉ कहता है कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ऑफ a और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ऑफ b, यानी कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से हम क्या करें, यहाँ इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो P1 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लिखें, P नॉट a और NA। उसी तरह से यहाँ लिखे हम, इसे बेहतर होगा मैं यहाँ लिख दूँ, दिस विल गिव अस P2 इक्वल्स टू P नॉट B NB, और यहाँ मैं P1 और P2, हाँ ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यहाँ 1 से अच्छा हम एक भी कर दें तो हमारे लिए और अच्छी बात हो जाएगी, ए बी करने से डिस्टिंग्विश करने में सहूलियत रहेगी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू P नॉट A और मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अभी P नॉट A की बात मैं करूँगा, P नॉट B की भी बात करूँगा। ये क्या है, P नॉट A और P नॉट P, ये भी प्रेशर ही है। P नॉट A है सॉल्यूट का प्रेशर और P नॉट B है सॉल्वेंट का प्रेशर। ये क्या है, जब मान लो हमने इंडिविजुअल दोनों को अलग अलग रखा, दोनों को मिलाकर नहीं रखा, A को अलग बर्तन में और B को अलग बर्तन में रखा, दोनों के कंटेनर अलग अलग हैं, उस केस में दोनों अलग अलग जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे प्योर स्टेट में, वेपर प्रेशर exerted by A and B respectively
इन प्योर स्टेट, यानी कि इंडिविजुअली रखे हैं, अलग अलग रखे हैं, दैट इज कॉल्ड पी नॉट ए और पी नॉट बी प्रेशर, उसे कहते हैं हम प्योर पार्शियल प्रेशर, आप ये कह सकते हो, या पार्शियल प्रेशर नहीं कहें, हम उसे कहेंगे प्योर प्रेशर। तो हम ये लिख दें इस स्टेटमेंट को यहाँ पर, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर by A and B in pure state। ये बात हमने लिख दी कि जब A और B को सेपरेटली रखेंगे उस केस में जो वेपर प्रेशर वो दोनों बनाएंगे उसे हम कहेंगे P नॉट A और P नॉट B, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर। ठीक, क्लियर है आपको? रॉल्स लॉ कहता है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जितने मोल डिसॉल्व करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर बनाएगा। पार्शियल इसलिए क्योंकि आधा उसका आधा इसका होगा, या कुछ भाग इसका कुछ भाग इसका होगा, इसलिए पार्शियल। क्लियर है आपको? प्लीज कॉपी करें। अब हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। डाल्टन ने क्या किया, रॉल्स लॉ को ही ज़्यादा एक्सपेंड किया। रॉल्स लॉ के बारे में ही और थोड़ी सी बातें हमें बताई कि डाल्टन ने कहा कि अगर हम एक कंटेनर लें, उसमें दो कंपोनेंट डालें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो दोनों के दोनों अलग अलग पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सॉल्यूट ए अलग पार्शियल प्रेशर बनाएगा और सॉल्यूट बी अलग बनाएगा। डाल्टन ने कहा कि जो टोटल प्रेशर होगा, जो वेपर कंटेनर में जितने भी वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी वजह से कंटेनर में वेपर प्रेशर बनेगा, और वो वेपर प्रेशर टोटल दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। सिंपल सा लॉजिक। जब दोनों के दोनों वेपर एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पहले का वेपर प्रेशर प्लस दूसरे का प्रेशर, दोनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तभी तो टोटल निकलेगा। यही सिंपल सा काम डाल्टन ने किया है। तो डाल्टन ने लिखा द टोटल प्रेशर इन द फेज ऑफ सॉल्यूशन is equal to the sum of the partial pressures of individual vapor pressures of components। जितने कंपोनेंट्स हमने उसमें मिलाए उन सारे कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर हम ऐड कर दे तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो हम वही करें। तो P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और चूंकि हमने वहाँ पर PA और PB लिया तो हम उसी से कंटिन्यू करते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। ये हो गई बात डाल्टन की। अब देखो आप कि ए और बी में ही हमने सॉल्यूशन बनाया, यानी कि एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाएं और सॉल्यूशन बनाए, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ ए सॉल्यूट एंड बी सॉल्वेंट इतना कर लिया। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एक बात हम नोटिस करें कि हमने मोल फ्रैक्शन की बात की। मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं मतलब कितना एक सॉल्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूट के मोल का कितना हिस्सा, कितने पार्ट वो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हम बात करें ए की और बी की, तो ए के लिए हम मान लें कि XA और बी के लिए मान लें XB, मोल फ्रैक्शन है रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ क्या करें कि फॉर ए ईटा ए एंड फॉर बी ईटा बी, इन दोनों मोल फ्रैक्शन के ये क्या है, मोल पार्ट्स हैं।
इतने पार्ट मोल ए का और इतने पार्ट मोल बी का, उन दोनों को कंबाइन कर दो तो बाइनरी में कितने बन जाएंगे 1, दोनों को मिला के 100% यानी कि 1। तो हम लिखेंगे फॉर, अच्छा पहले हम लिख चुके तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं NA प्लस NB इक्वल्स टू 1। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अभी हम करने वाले हैं इसके लिए। तो यहाँ से P टोटल अब हमने पहले ही पढ़ा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ PA इक्वल्स टू P नॉट A ईटा A एंड PB इक्वल्स टू P नॉट B ईटा B। ये अभी हमने तुरंत पढ़ा है रॉल्स लॉ के अंदर। हम PA और PB की वैल्यू वहाँ पर रखते हैं। PA और PB क्या है, पार्शियल प्रेशर्स हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस विल गिव अस P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि हम एक मोल फ्रैक्शन हमें पता रहे तब भी हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करें इसे, हम देखते हैं। ये इस चीज़ को हम लिखेंगे सिंस NA प्लस NB इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाई किसी भी एक को डिड्यूस कर लें तो हम मान लेते हैं कि NB इक्वल्स टू N1 माइनस NA, और यहाँ से ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। दिस इम्प्लाई P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B और XB यानी कि ईटा B, इसकी जगह पर हम ये रख दें 1 माइनस ईटा A। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे हम तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B और माइनस P नॉट B XA। यहाँ से आप देखो PT इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म को देखो P नॉट A XA और P नॉट B XB, यहाँ से X नॉट A कॉमन ले लें यानी कि ईटा A कॉमन ले लें। दिस विल गिव अस P नॉट A माइनस P नॉट B और प्लस P नॉट B। ये हमारा फाइनल टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन बन गया, जहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर हैं और किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी अवेलेबल है। तो हम दूसरे की ना भी रहे तब भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं टोटल प्रेशर कितना है। ये तो बात हो गई डाल्टन्स लॉ की। डाल्टन ने क्या किया, दोनों बताया कि वेपर प्रेशर के बहुत सारे लिक्विड मिलाएंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। सारे लिक्विड अलग अलग वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और सारे वेपर प्रेशर का जब हम सम लेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये हो गई डाल्टन्स लॉ की बात। प्लीज़ से कॉपी करें। अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर का ग्राफ किस तरह से वेरी करता है मोल फ्रैक्शन के साथ। ये जो ग्राफ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने एक्सिस बना लिए दो, यहाँ पर x1 या xa इक्वल्स टू 1 है और xb इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर xa 0 और xb इक्वल्स टू 1 है। ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है और ये वेपर प्रेशर की लाइन है। अब हम ग्राफ खींचेंगे तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन रॉल्स ने दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई कर्व होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन का कर्व दिखाता है। जो मैथ्स में हमने पढ़ा है 11th में, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर y इंटरसेप्ट 0 हो, इसे हम साधारण शब्दों में लिखें तो कट ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस पर कट 0 हो तो c की वैल्यू 0 होती है और y इक्वल्स टू mx ही इक्वेशन बनता है। अभी हमने यही इक्वेशन पढ़ी है, PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स। ये देखो बिल्कुल ऊपर से मिलता जुलता इक्वेशन। तो P नॉट A इज अ कांस्टेंट और PA वैरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में XA यानी कि मोल फ्रैक्शन के साथ। सो दिस विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है इसका कारण आपको पता चल गया होगा। हम इसे ड्रॉ करें तो XA से और XB से ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ कर्व आएगा, ऐसी लाइनें आएंगी और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, अब मैं यहाँ लेबलिंग कर देता हूँ P1
ये हो जाएगा P2। अब यानी कि PA और PB, अब हम लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू P0A XA, और इसके लिए लिख सकते हैं PB इक्वल्स टू P0B XB। ये तो हो गई इसकी वैल्यू, और यहाँ लिख देंगे हम PT इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये हो गई हमारी वैल्यू। ये है ग्राफ। आइडियल लिख दें हम, आइडियल सॉल्यूशन और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशन हमने लिए। सॉल्यूशन को आइडियल बनाया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास, यहाँ जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से है। ये ग्राफ हमें मिलता नहीं है, हमें नॉन आइडियल ग्राफ मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से कहाँ कितना वेरी हो रहा है हमारा ग्राफ, कितनी ऊपर कितनी नीचे, उसी वजह से हम स्टैंडर्ड पहले देखते हैं। इसीलिए हम आइडियल चीज़ को देखते हैं पहले कि हमारा परफेक्शन क्या है और उससे हम कितना पीछे चले गए या उससे कितना आगे चले गए। एक मापदंड जिसे आप कहते हो पैरामीटर। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आता है उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला जिसमें कि ग्राफ की वैल्यू ऊपर चली जाती है इन लाइन से, और दूसरा जिसमें ग्राफ की वैल्यू लाइन से नीचे आती है। तो पहले को हम कहते हैं एलिवेशन और दूसरे को कहते हैं डिप्रेशन। इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की सेपरेटली बात करेंगे। फिलहाल आप इसे कॉपी करें। अब हम बात करेंगे रॉल्ड्स लॉ के दूसरे केस की, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया। पहले केस में हमने दोनों के दोनों वॉलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिए थे, यहाँ हमने किसी एक को नॉन वॉलेटाइल कर दिया, यानी कि सॉलिड कर दिया। तो हम बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसे। मान लेते हैं एक बीकर लिया हमने, उस बीकर को ढक दिया है। इस बीकर में एक लिक्विड लिया, कोई भी लिक्विड मान लें। अभी एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं हमारा प्यारा वाटर, और इसमें हमने शुगर डिज़ोल्व करा दिया या सॉल्ट, जो भी आपकी मर्जी हो, मीठा पसंद हो या नमकीन, आपकी इच्छा अनुसार। तो सॉल्यूट हमने मिक्स किया इसमें, जो कि नॉन वॉलेटाइल है, जो इवेपोरेट नहीं हो सकता। अब आप यहाँ से इमेजिन करो कि ये सरफेस है और इस सरफेस पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। सॉल्यूट जो कि शुगर हमने यहाँ पर उसमें मिलाया, उसके मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी नीचे से आ रहे होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स शुगर के ऊपर आ गए, वो तो वाटर के वेपर को ऊपर नहीं जाने देंगे, इवेपोरेट होने की कंडीशन में नहीं, वो तो रोकेंगे, उसे रास्ता रोकेंगे, क्योंकि उसके भी तो मॉलिक्यूल हैं सरफेस पे। तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उतने मॉलिक्यूल ने नीचे से आने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को रोक दिया। तो इवेपोरेशन के बाद जब यहाँ वेपर प्रेशर बनेगा, अगर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बनता पानी का, और अभी जो बनेगा वेपर प्रेशर, जबकि चीनी मिल गई इसमें, तो उस केस में क्या बनेगा, वेपर के इसके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत कम ही जाके ऊपर वेपराइज हो पाएंगे। जितने मॉलिक्यूल पहले होते हैं उससे कम ही मॉलिक्यूल वेपर कंडीशन में जा पाएंगे। फिर ये मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे और फिर वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर सॉल्यूट ने क्या किया, उसने रास्ता रोका। ये है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वो रास्ता रोकेगा वॉलेटाइल सॉल्वेंट का, और वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी भी रॉल्ड्स लॉ का वही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस को हम किसी सॉल्यूशन में मिलाएं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पर दो कंपोनेंट यहाँ भी हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूट चूंकि वॉलेटाइल नहीं है वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बनेगा। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पी ए फिर से हम माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और पी बी हम माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इस केस में वाटर एंड शुगर। अब पी ए इक्वल्स टू 0, ये तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा नहीं, तो क्या बचता है पी बी। तो पी बी क्या लिखें, पी नॉट पी एक्स बी, और दिस इज इक्वल्स टू पी टी।
टोटल वेपर प्रेशर तो इसी की वजह से है। अगर हम ग्राफ भी बनाएं तो यही दिखेगा PB, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। XA इक्वल्स टू 1, XB इक्वल टू 0, XA इक्वल्स टू 0, XB इक्वल्स टू 1। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय A इज नेग्लिजिबल, नो वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड। तो क्या करेंगे, PB ही टोटल वेपर प्रेशर देगा और ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, इतना आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक ज़रूरी नोट डाउन करें कि अगर वेपर प्रेशर हम निकाल रहे हैं और जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, रॉल्स लॉ के नियम के अनुसार चल रहा है, तो जो कर्व है वो लीनियर होगा, जो हमने बनाया अभी। द ग्राफ इट विल शो विल बी लीनियर, और वो लीनियर मैक्सिमम कब होगा, जबकि मोल फ्रैक्शन 0 से लेकर 1 तक चली जाएगी। 100% प्योर सॉल्यूशन ले लेंगे हम, या तो सॉल्वेंट का या तो सॉल्यूट का। यहाँ तो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो सॉल्वेंट की ही बात करें। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1, और उस केस में वो पूरा मैक्सिमम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस चीज को हम चाहे तो लिख लें, इफ अ सॉल्यूशन फॉलोज Rolle's law, it will show linear curve and the maximum vapor pressure will be at will vary, या vary कर दें, vary from 0 to maximum of its मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम हो जाए, उस केस में जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन यानी कि पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर लिया, दैट इज 1, और उस केस में जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो भी 1, यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, इस चीज़ को आप कॉपी करें। ओके, आज के लेक्चर को हम यही रैप अप करेंगे। अगले लेक्चर के लिए बने रहिए। आगे हम बातें करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। साथ ही साथ हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बने रहिए चैनल पे, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।